जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रधान पाठशाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। छोटा सा ही चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ईजी एंड आसान चैप्टर है। इजीली कंप्लीट करते हैं, धीरे से आराम से समझ लेते हैं पूरा। तो इस चैप्टर में हमें 2 से 3 बेसिक चीज़ ही समझना है। तो सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं ये कि मनी क्या है, व्हाट डू मीन बाय मनी। मनी होता कहाँ से है, क्या होता है मनी। आज के टाइम पे हम पैसे पता है, पैसे के टाइम पे हम कुछ ही बेसिक चीज़ ही यूज़ करते हैं। जैसे वो चलो आज के टाइम पे तो हम मनी 2 टाइप की यूज़ करते हैं, आज द कॉइन या फिर द नोट, पेपर नोट। इन सिंपल आई विल कॉल इट एज पेपर नोट। हाँ, कॉइन यूज़ करते हैं या फिर तो हम पेपर नोट यूज़ करते हैं। यही 2 तरह के हमें मनी पता है। लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें ये मनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ था, किस तरह से आया, कैसे कैसे आया, इसको मनी क्या होता है। अगर मैं सिंपल में डिफाइन करना चाहूँ तो मनी होता क्या है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हिस्टोरिकल टाइम से पहले आते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहले तो था क्या, लोगों सामान की ज़रूरतें, डिमांड पहले से ही था। सब हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूरतें रहता है। एग्जाम्पल ले लो, पर्सन ए एंड पर्सन बी। जब धीरे धीरे क्या गांव बसने लगे, लोग रहने लगे एक साथ, तो डिफरेंट चीज़ें उगा। चलो मान लो ये ए पर्सन जो था वो राइस उगाता था और दूसरा पर्सन ये उगाता था पोटैटो। तो पहले के ज़माने में ना लोगों के पास पैसे वैसे कुछ नहीं होता था, कुछ देयर इज नो सर्टन, कुछ भी ऐसी चीज़ होता नहीं था जिसको लोग पैसे बोलते थे। डायरेक्टली ये जो सामान होता था, ये जो गुड्स होता था, ये गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। और इसी एक्सचेंज ऑफ, चलो मान लो बी को चाहिए राइस, ए से उसने राइस ले लिया और उसके बदले में उसने इसको दे दिया पोटैटो। ये तो हो गया। इसी सिस्टम को, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, उसी को पहले बोला जाता था बार्टर सिस्टम, जो पहले जमाने से चलता आ रहा था। और ऐसे ही जब ए का सामान बी को चाहिए, बी का सामान ए को चाहिए, तो ऐसे जब जनरल एक कोइंसिडेंस होता है कि नहीं इसका सामान इसे चाहिए, इसका सामान इसे चाहिए, इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जरूरत को फुलफिल करते हुए एक अपने एक दूसरे का वांट्स को फुलफिल करना, इसको ही बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये पहले तो होता था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होता रहा। चलो ये जैसे राइस, पोटैटो, ये तो हो गए बेसिक गुड्स जो हमें हर दिन चाहिए। लेकिन जनरली मान लो हम चलो तीसरे पर्सन को ले लेते हैं, और एक पर्सन सी, ये उगाता है कॉटन, ये ग्रो करता है कॉटन, कपड़े बनाता है, क्लॉथ्स बनाता है, क्लॉथ्स गारमेंट्स बनाता है, कपड़े बनाता है। हम चावल, आलू, सब्जियां, ये तो हर दिन खरीदते हैं, हर दिन खाते हैं और ये हमारी ज़रूरत है। बिना खा के तो जिंदा रहने वाले भी नहीं। लेकिन कपड़े, जूते, ये सारे चीज़, एग्जाम्पल है शूज़, और भी ये सारे चीज़ हमें हर दिन चाहिए होता है? नहीं, हम साल में, महीने में एक बार खरीदते हैं। लेकिन चावल, दाल, ये हमें हर दिन चाहिए, हर रोज़ चाहिए, हर दिन हमारा पेट भरना पड़ेगा। विदाउट दिस हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ था, ए का सामान बी को चाहिए था और बी का सामान ए को चाहिए था, वो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। फर्दर से यहाँ पर ऐसे मान लो बी का सामान सी को तो चाहिए, बी का सामान सी को चाहिए, लेकिन सी का सामान ए को नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कैसे करेंगे? ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, एक मीडियम बनाया, एक मोड बनाया, एक मीडियम एंड मोड बनाया जिसके थ्रू वो एक्सचेंज कर सकते हैं। चलो मान लो हम एक इसे किसी भी चीज़, एक स्टोन मान लो, एक पेपर मान लो, किसी भी की वैल्यूएबल चीज़, चलो मान लो एक गोल्ड प्लेट ले लिया उन्होंने, एक गोल्ड का प्लेट ले लिया और उन्होंने बोला कि चलो हम 3 लोग मिलते हैं, ए बी सी, जितने भी लोग हैं सारे लोग हम मिलकर इसे अप्रूव करते हैं कि इसके थ्रू अगर सी इसी चीज़ को ए बी को देता है तो उसके बदले में वो पोटैटो से कुछ, बी उसे उसके बदले में कुछ पोटैटो देगा। वैसे ही अगर बी इस चीज़ को अगर ए को देता है, वो भी इस मीडियम के थ्रू वो कुछ ना कुछ तो उसे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ वैल्यू बनाएगा। तो इस मीडियम का भी एक वैल्यू फिक्स रहता था, एक फिक्स्ड वैल्यू रहता था, फिक्स्ड वैल्यू रहता था। तो उसी को ही कहा गया, जो एक मीडियम बना, जो एक्सचेंज करने के लिए, पहले जो बार्टर सिस्टम होता था डायरेक्टली गुड को एक्सचेंज करना, उसके बदले में लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मीडियम एक बना दिया जिस मीडियम के थ्रू उन्होंने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। तो और उसी को ही बाद में लोगों ने नाम दे दिया मनी। दैट इज, अगर मैं एक सिंपल टर्म में मनी को डिफाइन करूं, इट इज कॉल्ड बी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो
मनी कुछ नहीं है, जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू व्हिच वी कैन एक्सचेंज अवर गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इतना ही बस है। देन मनी टाइम टू टाइम वैरी करता है। पहले कुछ तरह के मनी होते थे, आज कुछ तरह के मनी है। डिफरेंट टाइम्स, अगर मैं कन्वेंशनल या फिर मतलब पुराने टाइम के बोलूँ और आज के टाइम पे डिफरेंट मोड्स ऑफ मनी, चलो हम मैं फॉर्म्स ऑफ मनी बोल सकता हूँ, चलो फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी। पहले कुछ इस्तेमाल होता है, आज कुछ। पहले के ज़माने में चलो मैं ओल्ड, चलो दो बनाता हूँ, ओल्ड एंड मॉडर्न या फिर न्यू। आज के टाइम पे ओल्ड एंड मॉडर्न। पहले ज़माने में गोल्ड यूज़ होता था, कॉपर यूज़ होता था एंड डिफरेंट मेटल यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं आइदर द पेपर नोट, कॉइन, ये सब जनरली। हाँ, पेपर नोट, गोल्ड, हाँ पहले, ये तो पहले ज़माने हो गए। ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ये हो गए पेपर नोट एंड कॉइन्स, ये इस तरह के हो गए। लेकिन इसको अप्रूव कौन करता है? सारे क्या हर जगह एक ही तरह का नोट चलता है, एक ही तरह का कॉइन चलता है? नहीं। इंडिया में रुपी चलता है, इवन पाकिस्तान में भी रुपी चलता है। लेकिन आप देखोगे इंडिया का रुपी एंड पाकिस्तान का रुपी डिफरेंट है। हमारे रुपये में गांधी जी का फोटो हुआ होता है, वैराज की अब पाकिस्तान के रुपये उन्हें जिन्ना जी का फोटो चिपका हुआ होता है। वैराज की अब जापान जाओगे, जापान में उनका करेंसी अलग है, उनका करेंसी येन है। वैराज की चाइना में जाओगे, चाइना का करेंसी युआन है। अमेरिका जाओगे, उनका करेंसी डॉलर है। यूरोप जाओगे, उनका करेंसी यूरोस है। तो रशिया जाओगे, उनका करेंसी अलग है, उनका करेंसी रूबल है। तो डिफरेंट कंट्री जाओगे, डिफरेंट करेंसी होता है। तो ये करेंसी जो हम सुनते हैं, इवन इफ हमारा करेंसी जो रुपी हम मानते हैं, उसका एक सिग्निफाइड सिंबल भी हम रखते हैं, करेंसी। तो ये करेंसी टर्म है क्या? करेंसी हम किसे बोलते हैं? चलो हम अपना करेंसी इंडिया का अपना है रुपी। जिस रुपी के नोट को लेकर हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हम दूसरे किसी कंट्री का नोट डॉलर लेके मार्केट में सब्जी वाले को देंगे तो हमारे को सब्जी नहीं देने वाला है। हम या फिर यूरो लेके जाके पकड़ा देंगे तो यूरो से कुछ सब्जी या आलू कुछ नहीं देने वाला हमें इस रुपी से ही चलता है हमारे इंडिया में। तो ये पूरा इंडियन रुपी जो है वही चलता है सिर्फ। तो ये इंडियन रुपी है क्या, किस तरह से आया? तो वैसे तो सिंपली बताऊं तो एक करेंसी क्या होता है, उस कंट्री के द्वारा अप्रूव्ड। इन सिंपली अगर तो आज के जमाने पहले राजा होता था, आज के टाइम जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है एक करेंसी, जो उसको बोलता है कि हमारे कंट्री में वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल या फिर लोगों के साथ वो पूरा हमारे कंट्री पे सर्कुलेट होगा, उसी को हम बोलेंगे रुपी। और हमारे कंट्री में इसको सर्कुलेट करने का काम करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम है पूरा कंट्री में जितने भी रुपी है जिसको बनाना, प्रिंट करना, सर्कुलेट करना, रेगुलेट करना, पूरा का पूरा काम यही कौन RBI कराते हैं। जिसको हम सिंपल एक तरह से एक लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो बैंकों का बाप कहा जाता है इन सिंपल RBI को। हाँ, तो ये हो गया करेंसी। देन करेंसी का काम हो गया। फिर और एक चीज समझते हैं, चलो क्रेडिट। ये हो गया मनी पार्ट हमारा खत्म हो गया। फिर क्रेडिट के सिंपल में एक सिंपल टर्म उधारी बोला जाता है। क्रेडिट मतलब उधारी, इंग्लिश लोन। हाँ, तो जब भी पैसे जरूरत होते हैं तो हम लाते हैं कहाँ से? बैंक से लाते हैं। बैंक ही होता है जो हमारे बेसिक लोन, या फिर नहीं सिर्फ बैंक नहीं, बैंक के अलावा और बहुत सारी जगह से हम उधारी लाते हैं। चलिए, उधारी लाने का जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट भी हम अगर डिफाइन करूँ तो फिर मैं 2 सेक्टर ऑफ क्रेडिट, या फिर मैं उसको 2 कैटेगरी बना सकता हूँ। डिफरेंट सेक्टर ऑफ क्रेडिट, सेक्टर ऑफ क्रेडिट। एक बना सकता हूँ फॉर्मल सेक्टर एंड दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कौन सा होता है? जहाँ से प्रॉपर पेन एंड पेपर वर्क के साथ, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ, रूल मेंटेनेंस ऑर्डर के साथ जहाँ पर फॉलो किया जाता है, वो होता है फॉर्मल सेक्टर। जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत करते ले आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स की तरह मैं मानूँ, फॉर्मल सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये होते हैं फॉर्मल सेक्टर, जहाँ से हमें पेपर बैंक लोन लाने से पहले जाके पेपर फिलअप करो ना होगा, सब कुछ इन डिटेल फिलअप करो, फिर जाके सब कुछ देने के बाद जाके किस लिए लोन चाहिए, कितना चाहिए, सब कुछ फिलअप करो, फिर जाके मिलता है। बहुत सारा झंझट होता है फॉर्मल सेक्टर। ये फॉर्मल सेक्टर का एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कॉलेज। हाँ, बैंक जब भी लोन देता है, लोन देने से पहले वो बोलता है कि मेरे पास कुछ चीज़ जमा करो, उसके बदले में आपको लोन दे सकता हूँ।
जैसे हम किसी दोस्त को जनरली बोलते हैं ना कि मेरा फ़ोन तो लग रहा है, मुझे फ़ोन के बदले में तू मुझे 2000 रुपये या फिर 5000 रुपये दे दे। तो जो किसी चीज़ के बदले में लाना, किसी चीज़ को हम गिरवी, हाँ इन सिंपल जो लेवल गिरवी रखते हैं ना, तो ऐसे बैंक भी कुछ ना कुछ तो गिरवी लेता है, चाहे वो लैंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, घर हो सकता है, ऐसे कुछ भी चीज़ गिरवी लगता है, जिसको हम बोलते हैं एक इकोनॉमिकल टर्म में कोलैटरल उसे बोला जाता है कोलैटरल। ये हो गए फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या क्या होते हैं? कोई भी हो सकता है जहाँ पर कोई झंझट नहीं, सिंपल डायरेक्टर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कुछ भी जाओ मांग लो, भाई मुझे 500 रुपये चाहिए, सिंपल दे दे, मिल गया, वही इनफॉर्मल सेक्टर। फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मे बी एज ए फैमिली मेम्बर। उसके अलावा कोई भी गांव का कोई बड़ी रिच इंसान हो सकता है, कोई रिच पर्सन हो सकता है, कोई रिच पर्सन हो सकता है, कोई जमींदार हो सकता है, या फिर और कोई भी, जहाँ पर हमें ना कोई पेपर करना है, सिंपली जाए बात कर लिए, लेके दे दिए और ले आए। हाँ, इन दोनों में और एक क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? फॉर्मल सेक्टर ना वो लो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कि ये ना सर ये नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर ये हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जनरली भी गांव में प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़्यादातर लोन जो ना किसान लोग जब लोन लाते हैं, उनके पास ना एजुकेशन ज़्यादा नहीं होता है, वो बैंक में इतने सारे पेपर वर्क नहीं कर सकते हैं, तो वो जनरली इन सब पर्सन को चूज करते हैं, तो इनसे लोन लाते हैं। वैराज की हाई इंटरेस्ट होता है, जिनके वजह से ना वो पैसा जो इंटरेस्ट लाते हैं ना, जितना कर्जा तो लाते हैं, कर्जा के ऊपर उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो इंटरेस्ट चुका ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो डेप्ट में फंस जाते हैं। कर्ज में डूब जाना, हम सिंपली बोलाते हैं कर्ज में डूब जाना, इतना डेप्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में आप लोग फार्मर जो सुसाइड केस है ना, फार्मर सुसाइड, ये बहुत ज़्यादा सुनोगे, और उसकी वजह से हर बार गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट सुनोगे कि नहीं भाई लोन माफ कर दो, जैसा किसान का लोन माफ कर दो, वो माफ कर दो। ये जनरली इसकी वजह से ही होता है, जो इन्फॉर्मल सेक्टर से लोन लाते हैं उसका हाई इंटरेस्ट रेट होता है, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हो गए बैंक्स के टाइप्स। हाँ चलो, हाँ ये तो मैंने बता दिया फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड इन्फॉर्मल सेक्टर। उसके बाद बैंक का काम क्या है, बैंक कैसे काम करता है, वर्क ऑफ बैंक, बैंक किस तरह से काम करता है उसका हम देखते हैं। हाँ, हमें पता है जनरली बैंक में हमारा अकाउंट्स होता है, हम जाकर अकाउंट्स खोलते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। पैसे डिपॉजिट करने के बदले हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है कि हम कुछ, चलो पहले तक डिपॉजिटर होते हैं हम जनरली, खास करके जो पैसे बैंक में जाके भरते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और उसके बदले में हम रिटर्न में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो 4% हो या फिर 5%, कुछ भी सर्टेन अमाउंट हमें इंटरेस्ट देता है। लेकिन मुझे ये बताओ, हमने उससे 1000 रुपये दिया, वो 1000 रुपये को 1500 रुपये करके कैसे देता है? वो फिर पॉकेट से थोड़ा ना पैसा देता है, नहीं, वो करता क्या है, इसी पैसे को दूसरे इंसान को देता है जिसको पैसे चाहिए। किस तौर पे देता है? लोन की तरह पे देता है। जिस पर्सन को लोन चाहिए वो उसी पर्सन को लोन पकड़ा दिया और उसे बोलता है तू 1000 रुपये लोन दिया, मेरे से तू 1000 रुपये ले, और तू मुझे 1000 रुपये के बदले में इंटरेस्ट के बाद तू मुझे इंटरेस्ट, चलो मान लो यहाँ पर हमें वो 4% इंटरेस्ट से रिटर्न करता है। वो यहाँ पे जिसको लोन देता है ना, उससे वो चाहे वो 10% इंटरेस्ट से रिटर्न करवाता है या फिर 12%, तो समझ मान लो चलो हमें वो इंटरेस्ट दिया, चलो मान लो 4%, और यहाँ पर वो देखिए कितना दिया, मान लो वो जिस कस्टमर को लोन दिया था उससे उसने चार्ज किया कि नहीं तू मुझे 12% इंटरेस्ट में रिटर्न करना, तो 10% इंटरेस्ट में रिटर्न करना, तो वो 10% इंटरेस्ट में रिटर्न करने लगेगा। तो मुझे बताओ, यहाँ पर वो 4% तो हमें दिया, एक्स्ट्रा कितना बच गया उसका, 10 - 4 कितना बच गया, 6% का इंटरेस्ट उसे मिलता है, जिसमें से वो कुछ हिस्सा, हाँ वैसे उसे जो बैंक के जो जितने भी एम्प्लॉइज रखता है, बैंक का मेंटेनेंस वगैरह वगैरह जितना भी खर्चा होता है, वो खर्चा मिला के बाकी सब इतना सारा पैसा उसका प्रॉफिट उससे ही आता है। तो इन जनरल देखो, बैंक के पास तो इन जनरली कुछ पैसा होता नहीं है, वो हमारा पैसा लेके घुमा फिरा के दूसरों को पकड़ाता है और हमारे पैसे से ही प्रॉफिट कमा के उसमें से कुछ हिस्सा हमें पकड़ा देता है। ये हो गया बैंक्स के काम। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर